न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, ये हम देख चुके हैं कि जो न्यूक्लियर मास है ना, दैट कन्वर्ट्स इन एनर्जी और एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर मास इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। हमने ये देखा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो टोटल मास है वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके टोटल मास से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए तो थोड़ा सा मास वो गायब हो गया। तो वास्तव में यहाँ पर उस मास का कन्वर्जन हुआ है, जो मास हमको गायब हुआ दिखता है। तो इसी को ही तो मास डिफेक्ट कहते थे। मास डिफेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद में हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BEN कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये जो इंटरमीडिएट न्यूक्ली हैं उनके केस में ज़्यादा होता है। मतलब जो मीडियम साइज़ के न्यूक्ली है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और हम ये भी देख चुके हैं कि जो न्यूक्ली छोटे साइज़ के हैं या बहुत बड़े साइज़ के हैं, उन दोनों के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है। मतलब कि जो बहुत छोटे साइज़ के न्यूक्ली हैं और जो बहुत बड़े साइज़ के न्यूक्ली हैं, ये दोनों ही अनस्टेबल है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? तो बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए? किसी न्यूक्लियस के केस के लिए। तो किसी न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी कितनी है और डिवाइडेड बाय वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, तो यही तो हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी के कारण बंधा हुआ होता है। मतलब न्यूक्लियस के जितने भी न्यूक्लियंस हैं वो आपस में मिलकर न्यूक्लियस इसीलिए बनाते हैं, वो एक पूरा एक सिस्टम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास में कुछ एनर्जी कम पड़ रही होती है फ्री एग्जिस्ट करने के लिए। तो अगर उनके पास में सफिशिएंट एनर्जी होती जिससे कि वो नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर पाए, तो वो फ्री एग्जिस्ट करते। तो इसके लिए तो हमने वो दो बच्चे जिनके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, दोनों ने मिलकर के एक मकान भाड़े पर लिया, ये सारे एग्जाम्पल तो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जो ये बाइंडिंग एनर्जी है ना, ये वास्तव में लैक ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की कमी है न्यूक्लियंस के पास में, इसीलिए वो आपस में मिलजुल करके और एक न्यूक्लियस बना करके रह रहे हैं, एक सिस्टम बना करके रह रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि जो मीडियम साइज के न्यूक्लियस होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पास में एनर्जी और कम है, ज़्यादा कम है। लेक ऑफ एनर्जी इज मोर, ये मतलब है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की ज़्यादा होने का मतलब है लेक ऑफ एनर्जी ज़्यादा होना, एनर्जी में कमी बहुत ज़्यादा होना। इसीलिए इतनी ज़्यादा एनर्जी में कमी होती है कि वे आपस में मिलजुल करके एक जगह एक न्यूक्लियस बना करके एक सिस्टम बना के रहते हैं। और जो बहुत छोटे न्यूक्लियस है और जो बड़े न्यूक्लियस है, दोनों के पास बाइंडिंग एनर्जी कम है। इसका मतलब ये होता है कि उनके पास में लेक ऑफ एनर्जी कम है। मतलब कि एनर्जी की जो कमी है ना, उनके पास वो कम है। तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर से दे दोगे ना, तो उनके जो न्यूक्लियंस है वो फ्री एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। उनको जो न्यूक्लियस की थोड़ी सी कमी थी वो पूरी हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो इंटरमीडिएट मीडियम साइज के न्यूक्लियस होते हैं उनके पास लेक ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो स्मॉल साइज के और जो लार्ज साइज के, बड़े साइज के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके पास में लेक ऑफ एनर्जी कम होती है। बच्चों जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें होता ये, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि हमारे जो ये सूर्य देवता है उनके अंदर क्या प्रोसेस होती है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों एलिमेंट जो है ना वो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के लिए मतलब गल जाने के लिए, मेल्ट होने के लिए
वो बाहर से एनर्जी रिसीव करते हैं, बाहर से एनर्जी रिसीव करके वो फ्यूज हो जाते हैं, गल जाते हैं और आपस में मिलके हीलियम बना लेते हैं। और जब हीलियम बनता है तो उस केस में वो बहुत सारी एनर्जी को एमिट आउट करते हैं, है ना। और जो एनर्जी एमिट आउट हो रही है ना, वो एनर्जी हम तक पहुंच रही है। और पता है ना कि उस एनर्जी का हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केवल न्यूक्लियर फिजन के बारे में। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? तो हैवी न्यूक्लियस वो छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एमिट आउट होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है। जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसके पास में कम बाइंडिंग एनर्जी होती है। कम बाइंडिंग एनर्जी मतलब लेस बाइंडिंग एनर्जी, मतलब उनके पास लैक ऑफ एनर्जी लेस होती है। मतलब आप थोड़ी सी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दो तो वो बड़ा न्यूक्लियस टूट जाएगा और स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस, है ना। जो बड़े न्यूक्लियस है उसके मुकाबले छोटे छोटे न्यूक्लियस में वो बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है ना, तो उनके पास में अब बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो गई है। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब लैक ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो गई है, मतलब एनर्जी में कमी ज़्यादा है। और एनर्जी में कमी ज़्यादा है इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बाहर से बहुत सारी एनर्जी दें तब कहीं जाकर के वो स्प्लिट आउट होंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। तो जिनके पास लैक ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब जिनके पास बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनको स्प्लिट करना, उनको तोड़ना मुश्किल होता है। हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है बाहर से जिससे कि वे स्प्लिट हो सके, है ना। ओके, तो ये जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है इसमें बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी रिलीज क्यों हुई? ये एनर्जी इसीलिए रिलीज होती है कि आप चाहो तो इसे मास डिफेक्ट से समझ लो कि जो बड़ा पेरेंट न्यूक्ली है ना, और उसके ऊपर हम किसी पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाते हैं, किसी पार्टिकल से उसको कोलाइड करवाते हैं, तो ऐसे केस में वो जो न्यूक्ली है वो टूट जाता है और टूट करके वो ड्यूटर न्यूक्लियस में, प्रोडक्ट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो। तो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स का मास है ना वो ज़्यादा होता है किसके मुकाबले? जो प्रोडक्ट्स है उनके मास के मुकाबले। तो बचा हुआ मास कहाँ गया? वो वास्तव में मास डिफेक्ट है और ये मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अगर हम इसको बाइंडिंग एनर्जी से समझे तो जो हैवी बड़ा न्यूक्लियस है उसके पास बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनते हैं, प्रोडक्ट पार्टिकल बनते हैं, उनके पास में बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब उनके पास लैक ऑफ एनर्जी ज़्यादा है ना, एनर्जी में कमी ज़्यादा हो गई। तो जो रिएक्टेंट्स थे वहाँ पर एनर्जी की कमी कम थी, अब एनर्जी की कमी ज़्यादा हो गई, तो बची हुई एनर्जी कहाँ गई? वो रिलीज हो गई। बच्चों देखो, जब 1 किलोग्राम यूरेनियम फिजन होता है तो 10 टू दी पावर 14 जूल एनर्जी रिलीज होती है। ये बच्चों बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसको ऐसे समझो, अगर आप 1 किलोग्राम कोल को बर्न करोगे, 1 किलोग्राम कोयले को आप उसमें आग लगा दो, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी ना वो 10 टू दी पावर 7 जूल इतनी एनर्जी मिलेगी। अब देखो, कंपैरिजन करके देखो, यहाँ पर जो कोयला है 1 किलोग्राम कोयला वो 10 टू दी पावर 7 जूल एनर्जी दे रहा है, उससे 10 टू दी पावर 7 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 1 के आगे 7 बार 0 लगा लो, इतने गुना ज़्यादा 1 किलोग्राम यूरेनियम वो एनर्जी दे देगा फिजन करके। तो कितनी ज़्यादा एनर्जी हो गई आप समझ सकते हो। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन है, हमको ये पता है कि यहाँ पर एनर्जी हमको मिलती है, हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो Q वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जी हमें मिलती है, हम उसका यूज़ कर पाएंगे, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। और हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो उस एनर्जी को हम, उस हीट को यूज़ करेंगे तो हमारे काम की हुई ना, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव उसको लिया गया। तो यहाँ पर जो Q एनर्जी है, Q वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल है 92 यूरेनियम 235। आप इसको ब्रेक करवाएंगे आप न्यूट्रॉन पार्टिकल से, मतलब कि थर्मल न्यूट्रॉन से। थर्मल न्यूट्रॉन आएगा, टकराएगा और यूरेनियम 235 को ब्रेक कर देगा। और
होता क्या है, ब्रेक करने से पहले, स्प्लिट आउट होने से पहले, ये जो यूरेनियम है ना, इसके अंदर, यूरेनियम के अंदर ये न्यूट्रॉन एंटर करता है, और जब न्यूट्रॉन एंटर करता है तो अनस्टेबल 92 यूरेनियम 236 बना देता है। और ये जो 92 यूरेनियम 236 है ना, ये अब स्प्लिट आउट होगा। तो हुआ क्या, यूरेनियम 235 था, एक न्यूट्रॉन अंदर आके घुस गया और अब वो यूरेनियम 236 बन गया। अब क्या हुआ, अब ये स्प्लिट आउट हुआ ऐसे। तो ये बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन इस प्रोसेस में और रिलीज हो जाते हैं, और जो थर्मल एनर्जी है वो एमिट आउट होती है, वो रिलीज होती है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि यहां पर इस प्रोसेस से तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है। इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन भी हमको मिल रहे हैं। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स का क्या मतलब होता है, तो ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये थर्मल न्यूट्रॉन्स, इनके पास में एनर्जी होती है। ये एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी होती है, और ये थर्मल न्यूट्रॉन्स फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये किसी भी न्यूक्लियस के साथ में बाउंड कंडीशन में नहीं होते। बच्चों, जो ये थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद एटम्स एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स, इनके पास में ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता हमें फर्दर न्यूक्लियर फिजन के लिए पड़ती है। तो बच्चों, होता यह है कि जब ये 3 न्यूट्रॉन्स, अभी हमने देखा ना फिजन में 3 न्यूट्रॉन्स वो एमिट आउट होंगे, तो वो तो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये जो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स जब एमिट आउट होंगे ना, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनको मॉडरेटर से पास करते हैं। मतलब मॉडरेटर वो मीडिया होता है, मॉडरेटर वो सब्सटेंस होता है जिसमें से जब एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स पास होते हैं, तो वो न्यूट्रॉन्स जब बाद में बाहर निकल के मॉडरेटर से आते हैं, तो उनकी एनर्जी कम हो गई होती है, वो अपनी एनर्जी को लूज कर चुके होते हैं, और अब वो स्लो मोशन वाले न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। अब वो हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स नहीं बचते। तो ये जो कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स है ना, ये न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता हमको पड़ती है फर्दर न्यूक्लियर फिजन में। जो हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस नहीं करवा पाते हैं। अब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन की थ्योरी क्या है, तो इसको हम समझेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के द्वारा। ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, इसमें हम क्या समझते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ना, एक नॉन कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल लिक्विड का बना होता है। और ये जो लिक्विड है, ये इसको न्यूक्लियस लिक्विड समझ लो या कोई लिक्विड समझ लो। और ये जो लिक्विड है ना, ये चार्ज्ड होता है। लिक्विड के अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, ये एक न्यूक्लियस है ना, आप इसको एक ड्रॉप, जो वाटर ड्रॉप होती है ना, लिक्विड की ड्रॉप होती है ना, बिल्कुल लिक्विड की ड्रॉप जैसा समझो। ये जो लिक्विड की ड्रॉप है, इसको आप चार्ज्ड ड्रॉप समझो। मतलब कि इस ड्रॉप के अंदर, इस लिक्विड की बूंद के अंदर चार्जेस भरे हुए हैं। तो होता क्या है कि ये जो ड्रॉप है ना, ये जो न्यूक्लियस है जिसको हमने ड्रॉप इमेजिन किया हुआ है, इसके अंदर 2 तरह के फोर्स काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो चार्जेस है, इन चार्जेस के कारण, मतलब कि लाइक चार्जेस भरे हुए हैं ना, तो चार्जेस के कारण है ना, इसके अंदर रिपल्शन फोर्स, कूलम्ब्स रिपल्शन फोर्स इसके अंदर होता है। और दूसरा फोर्स इस ड्रॉप में, इस न्यूक्लियस में कौन सा होता है, वो होता है सरफेस टेंशन वाला फोर्स। वो फोर्स जो कि इस ड्रॉप को इस स्फेरिकल शेप में बना के रखने का काम करता है। अब होता क्या है कि ये जो दोनों फोर्सेस है, न्यूक्लियस के अंदर जिसको हमने ड्रॉप माना हुआ है, उसके अंदर जो ये कूलम्ब का रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स तो बाहर की तरफ लगता है, रेडियली आउटवर्ड लगता है, और ये इस ड्रॉप को, इसके शेप को तोड़ देना चाहता है। लेकिन इस शेप की जो रक्षा कर रहा होता है, इस शेप को, जो स्फेरिकल शेप को, ड्रॉप शेप को मेंटेन जो कर रहा होता है,
वो टेंशन जैसा फोर्स होता है। कौन सा? सरफेस टेंशन जैसा फोर्स होता है। तो ये जो सरफेस टेंशन जैसा फोर्स है, इसका नाम हम रख देते हैं न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और जो रिपल्सिव फोर्स है वो कूलम्ब फोर्स है या इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अब बच्चों, ये डिपेंड करता है कि दोनों में से फोर्सेस कौन से कम और कौन से ज़्यादा पड़ते हैं। तो उस अनुसार जो घटना है वो घटती है। जब तक ये सरफेस टेंशन जैसा न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये और जो रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स है ना, जब ये इक्वल इक्वल रहेंगे तो यहाँ पर एक बैलेंस कंडीशन बन गई। और जब तक ये बैलेंस कंडीशन रहेगी तब तक स्फेरिकल शेप ऑफ दैट ड्रॉप, कौन सा? न्यूक्लियस, जिसको हमने ड्रॉप माना हुआ है ना, तो उस न्यूक्लियस का मतलब उस ड्रॉप का स्फेरिकल शेप मेंटेन रहता है। लेकिन जब आप ये जो न्यूक्लियस है, ये जो ड्रॉप है, तो इसके अंदर बाहर से एक लो एनर्जेटिक पार्टिकल, कौन सा? न्यूट्रॉन, है ना। तो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को जब हमने पास करवाया मॉडरेटर मीडियम से, तो ये जो मॉडरेटर मीडियम है ये इसकी एनर्जी, किसकी? न्यूट्रॉन की एनर्जी कम कर देगा और वो थर्मल न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो ये जो थर्मल न्यूट्रॉन है ना, जब ये न्यूक्लियस में आता है तो अंदर एंटर कर जाता है। तो होता क्या है कि अंदर है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो ऑसिलेशंस आते हैं ना, ये ऑसिलेशंस क्या करते हैं कि जो ये सरफेस टेंशन लाइक फोर्स है, वो फोर्स जो कि इस शेप को मेंटेन करता है, ड्रॉप शेप को, स्फेरिकल शेप को मेंटेन करता है, उस फोर्स को कम कर देता है। तो होता यह है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, अब वो फिगर में देखो मैंने बता रखा है, वो डंबल शेप का बन जाता है, ऐसा, ये ऐसा, है ना। तो आप वो गोटले वोटले बनाने के लिए डंबल यूज करते हो ना? नहीं करते? किया करो, है ना, डेली एक्सरसाइज किया करो। तो ये जो डंबल वाला शेप है ना, ये शेप अब बन गया है किसका? जो स्फेरिकल ड्रॉप थी, जो स्फेरिकल न्यूक्लियस था ना, उसका बन गया है। अब उसके बाद में ये जो ऑसिलेशंस है, ये क्या करते हैं कि जो रिपल्सिव फोर्सेस है उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। तो रिपल्सिव फोर्सेस को सपोर्ट मिलने के कारण अब ये जो डंबल के जो ये दो अलग अलग पार्ट हैं, दो छोटे छोटे जो स्पीयर हैं, अब वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस था, अब दो छोटे छोटे पार्ट में, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में अब वो टूट चुका है। इसको इस तरीके से समझो, अभी हमने ये देखा था कि अगर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर जब एक कम एनर्जी वाला न्यूट्रॉन आता है और अंदर एंटर कर जाता है, तो एंटर करने के बाद में ये जो न्यूक्लियस टोटल बनता है ना, यूरेनियम 236, वहाँ पर एग्जाम्पल में देखा था, तो ये यूरेनियम 236 एक्साइटेड कंडीशन में होता है ना। मतलब हुआ क्या कि इसने और एनर्जी रिसीव कर ली है, तो वो एक्साइटेड कंडीशन में आ गया है। और एक्साइटेड कंडीशन में आ गया है तो ये जो एक्साइटेड कंडीशन है, इसमें जो कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स है ना, वो बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में अंदर जो ऑसिलेशंस हैं, वो ऑसिलेशंस बढ़ जाएंगे किसके? न्यूक्लियस के अंदर। अब वो डंबल शेप का हो गया और उसके बाद में ऑसिलेशंस फर्दर इंक्रीज करते हैं। और जो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, और जो न्यूक्लियस का शेप है उसको मेंटेन रखने का काम करता है, वो कम पड़ जाता है। और जो हैवी न्यूक्लियस है, फाइनली इट हैज़ बीन स्प्लिटेड आउट इनटू स्मॉल न्यूक्लियस। यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है, बाहर से एक चल करके न्यूट्रॉन आया, स्लो कमिंग न्यूट्रॉन है, ये थर्मल न्यूट्रॉन आया, आकर के एंटर किया, तो हुआ क्या कि इसके अंदर एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ गई। अब ये यूरेनियम 236 बन चुका है, जो कि अनस्टेबल है, एक्साइटेड कंडीशन में है। तो ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है, ये एक्साइटेशन एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा होगी ना, तो ये जो डंबल शेप बना है, ये डंबल शेप टूट जाएगा और दो अलग अलग न्यूक्लियस, छोटे छोटे हमको न्यूक्लियस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो डंबल शेप है, उसमें जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है, इनको ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है ना, ये एक दूसरे को पुश अपार्ट करने का काम करती है, धकेल करके दूर करने का काम करती है। और अगर ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है न्यूक्लियस के अंदर, एनी हाउ न्यूक्लियस के अंदर कहीं से भी कैसे भी अगर एक्साइटेशन एनर्जी आ गई, तो ये घटना होने वाली है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर एक्साइटेशन एनर्जी है, लेकिन वो ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पर केवल गामा एमिशन होकर के रह जाएगा। मतलब कि जो
हाई एनर्जेटिक फोटोन पार्टिकल्स है वो इमिट आउट हो जाएंगे, गामा पार्टिकल्स बाहर निकल के आ जाएंगे, बस। बाकी एलिमेंट तो वही का वही बना रहेगा, न्यूक्लियस वही का वही बना रहेगा, और न्यूक्लियस का जो शेप है उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर एनी हाउ एक्साइटेशन एनर्जी है पर वो कम है, तो जो न्यूक्लियस का वो फोर्स जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो कि शेप को मेंटेन करने का काम करता है, किसके शेप को मेंटेन करने का काम करता है, न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करने का काम करता है, तो वो फोर्स हमेशा ज़्यादा रहेगा अगर एक्साइटेशन एनर्जी कम है तो। इसीलिए न्यूक्लियस का वो शेप मेंटेन रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि यूरेनियम 235 का अगर न्यूक्लियर फिजन होता है तो ऐसे केस में कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो ये बात एक फिशन के लिए है ना। अब ये प्रोसेस बार बार होगी और बहुत सारी होगी, तो आप क्या करना, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते चले जाना कि ये प्रोसेस कितनी बार हुई है। तो एनर्जी जो रिलीज अभी हम निकालने वाले हैं वो कितनी बार प्रोसेस हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन ऑफ यूरेनियम 235, या तो कह लो इसको कि न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 235। तो बच्चों एनर्जी कितनी रिलीज हुई ये पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, मास डिफेक्ट निकालना पड़ता है। और मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद में हमको टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करना पड़ेगा, और उसके बाद टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा। और ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस ही वो क्या होगा, गायब होने वाला मास, जो मास गायब हो गया है और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है ना, तो वो उसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये डिफरेंस ही हमको मास डिफेक्ट बताएगा। तो जो यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है उसका मास, देखो मैंने यहाँ पर साइड में सब कुछ कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यूरेनियम 235 का जो मास है वो 235.124 AMU है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो थर्मल न्यूट्रॉन जो आकर के टकराता है और वो यूरेनियम 235 में एंटर कर जाता है, तो इसका जो मास है न्यूट्रॉन का वो 1.009 एटॉमिक मास यूनिट AMU है। ठीक है, तो यहाँ पर तो रिएक्टेंट्स यही है, तो इन दोनों का मास आप टोटल कर लो। तो मैंने यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स टोटल करके बताया, वो कितना है 236.133 AMU। इसके बाद में आप बेरियम के बारे में बात करो, तो 56 बेरियम 141 के न्यूक्लियस का जो मास है वो 140.958 AMU के बराबर है। 36 क्रिप्टॉन 92 के न्यूक्लियस का जो मास है वो 91.926 AMU के बराबर है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन और हैं, ये एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स है जो कि इस न्यूक्लियर फिजन में एमिट आउट हो रहे हैं। तो एक न्यूट्रॉन का मास तो अभी अभी हमने देखा वो 1.009 AMU के बराबर है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन और हैं, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1.009 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको मिला 3 न्यूट्रॉन का जो मास है वो 3.027 AMU। तो टोटल जो प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास है वो हम अब कैलकुलेट कर लेंगे, वो मिलेगा 235.911 AMU, है ना। अब हमको क्या चाहिए, मास डिफरेंस चाहिए। ये मास डिफरेंस ही तो मास डिफेक्ट है। तो यहाँ पर मास डिफेक्ट कितना होगा, मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमको मास डिफरेंस है या जो मास डिफेक्ट है वो हमको मिलेगा 0.222 AMU के बराबर। अब हमको ये पता है कि E = mc²। यहाँ पर जो मास डिफेक्ट है वो डेल्टा m 0.222 AMU है। तो हम कैसे लिखेंगे, एनर्जी = डेल्टा m × c²। तो यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी ना वो हमको जूल में मिलेगी। लेकिन अगर हम एनर्जी को पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमको ये पता है कि एक AMU का जो मास है ना वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी रखता है। मतलब कि एक AMU मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
तो फिर ये जो 0.222 AMU जो मास है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कितनी? 0.222 मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आया हमारा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम एनर्जी रिलीज निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, तो हम लोग ये इस तरह से एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आया हमारा कि पर फिजन ऑफ 92 यूरेनियम 235 जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है, मतलब यहाँ पर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि ये एनर्जी हमको मिल रही है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज पर फिजन अभी हमने जो पढ़ा, ये एनर्जी जाती कहाँ पर है? तो ये जो एनर्जी है ना, इसमें कुछ एनर्जी मिलती है, ये जो टुकड़े हुए ना, फ्रेगमेंट्स हुए ना, तो इनको कुछ एनर्जी मिलती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और कुछ एनर्जी जो ये न्यूट्रॉन से रिलीज हो रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन से एमिशन हो रहा है, न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन बने ना पर फिजन में, तो उनको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी न्यूट्रॉन्स ने कहाँ से अचीव करी? ये जो एनर्जी पैदा हुई है ना, अभी हमने जो काउंट किया, तो इस एनर्जी का कुछ पोर्शन न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमको देखने मिलता है, ठीक है। और गामा रेडिएशंस रिलीज हो रहे होते हैं, मतलब कि गामा एमिशन हो रहा होता है इस न्यूक्लियर फिजन में। गामा एमिशन मतलब कि एनर्जेटिक फोटोन पार्टिकल्स का एमिशन होना, ठीक है। तो ये एनर्जी इन सभी फॉर्म्स में हमको दिखाई पड़ती है। हम बात करेंगे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बारे में, मतलब कि चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन की आपने प्रोसेस देखी, इस न्यूक्लियर फिजन में हमने ये देखा कि जब ये न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम 235 के पार्टिकल के साथ, के न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करता है और उसके अंदर एंटर कर जाता है। किसके अंदर एंटर कर जाता है? यूरेनियम 235 के अंदर न्यूट्रॉन। कौन सा न्यूट्रॉन? थर्मल न्यूट्रॉन एंटर कर जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में क्रिप्टॉन और बेरियम, ये हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब क्रिप्टॉन और बेरियम का न्यूक्लियस मिलता है, और 3 न्यूट्रॉन्स वो एमिट आउट होते हैं। और ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है ना, वो क्या करते हैं, जब इनका एमिशन हुआ तो वो आगे जाते हैं और दूसरे जो यूरेनियम 235 के न्यूक्लियसेस हैं, उन न्यूक्लियस को पकड़ते हैं, उनके साथ स्ट्राइक करते हैं, और फर्दर ये जो अभी रिएक्शन हमने देखा, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन देखा हमने, ये न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस करवा डालते हैं। तो उन यूरेनियम, अब 3 न्यूट्रॉन निकले ना, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जाके अलग अलग रिएक्शन कर दिया, न्यूक्लियर फिजन कर दिया। तो उनसे फर्दर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो आगे बढ़ते हुए आगे उनको जो यूरेनियम के पार्टिकल मिलते हैं उनके साथ में यूरेनियम के जो न्यूक्लियस मिलते हैं उनके साथ में टकराते हैं और फिर से यही प्रोसेस कर डालते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस है ना लगातार एक्सेलरेट होती चली जा रही है ना। एक रिएक्शन चालू किया था, एक न्यूक्लियर फिजन चालू किया था, अब उसके बाद में बहुत सारे न्यूक्लियर फिजन हमें मिले, उसके बाद और ज्यादा न्यूक्लियर फिजन हमको मिलने लग गए। तो एक में तो थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी मतलब वो एनर्जी भी बहुत होती है, तो एक में जो एनर्जी रिलीज हुई, दूसरे में और ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, फिर और ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये एक्सेलरेटेड फॉर्म में रिलीज हो रही है ना। तो ये जो चेन रिएक्शन हो गया, ये पूरी की पूरी चेन बन गई और वो भी एक्सेलरेटेड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड, अभी जो मैंने बात करी ना, ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है। तो एटम बम में जो ये प्रोसेस होती है ना, वो यही अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। तो ये यूरेनियम होता है ना, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 236 और यूरेनियम 235। तो ये जो यूरेनियम 238 आइसोटोप है, इसमें होता क्या है कि ये, इसका जो एग्जिस्टेंस है ना, ये 99.3% का है। मतलब कि जो टोटल यूरेनियम एग्जिस्ट करता है ना, उसके अंदर 238 टाइप का जो यूरेनियम है, वो उसका जो परसेंटेज है एग्जिस्ट होने का परसेंटेज, वो 99.3% है। और ये जो यूरेनियम 238 है ना, अगर हम चाहें कि इसका फिजन हो जाए तो उसके लिए हमको एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रॉन्स के पास में एक न्यूट्रॉन अगर इस यूरेनियम 238 को तोड़ देना चाहता है, तो कम से कम उस न्यूट्रॉन के पास में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा एनर्जी
उसके पास होनी चाहिए, किसके पास, न्यूट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी इस न्यूट्रॉन के पास हुई तो वो इस यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस से टकरा के कुछ भी नहीं कर लेगा। अच्छा, ये जो यूरेनियम 236 है ना, ये तो बहुत रेयरली पाया जाता है, इसका एग्जिस्टेंस तो बहुत ही कम होता है। अच्छा, यूरेनियम 235 है ना, ये लगभग 0.7% के अबाउट ये पाया जाता है, इसका एग्जिस्टेंस परसेंटेज 0.7% लगभग होता है। और ये स्लो न्यूट्रॉन्स के द्वारा ये इसका फिजन हो सकता है। अगर कोई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, वो अगर यूरेनियम 235 से स्ट्राइक करता है तो ये यूरेनियम 235 का फिजन हो पाएगा। तो हम लोग करते क्या है कि जहाँ पर भी हमको यूरेनियम 235 के फिजन की आवश्यकता होती है, हम लोग यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट करते हैं। और एनरिचमेंट करने का ये मतलब होता है कि हमारे पास में जो सैंपल है, इस सैंपल के अंदर जितने भी जो यूरेनियम आइसोटोप है, हम ये चाहेंगे कि यूरेनियम 235 का जो ये आइसोटोप है, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस है, इनका परसेंटेज बढ़ जाए। तो हम क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से पास करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। तो हम लोग 0.7% से बढ़ा करके और 3% तक यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट कर देते हैं, को बढ़ा देते हैं, इतना जो है परसेंटेज हम कर देते हैं। मान लो इस सैंपल में यूरेनियम 235 का जो परसेंट 0.7% से लेकर के 3% तक यूरेनियम 235 का जो परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस है इस सैंपल के अंदर, उसको हम लेकर के आ गए। अच्छा, अभी हमने बात करी थी न्यूट्रॉन्स की, जो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स है उसको हमने कन्वर्ट किया था स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स में। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कौन करता है? ये कन्वर्जन मॉडरेटर करते हैं। मतलब मॉडरेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मीडिया होते हैं जिनसे अगर हम न्यूट्रॉन्स को, कौन से न्यूट्रॉन्स, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स को पास करें तो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स वो अपनी एनर्जी, कुछ एनर्जी इन मॉडरेटर पार्टिकल को दे देते हैं। ठीक है, तो जो ये हैवी वाटर होता है ना, वो एक अच्छा मॉडरेटर होता है। बच्चों, ये जो मॉडरेटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर इनका मास लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन जितना हो ना, तो वो मॉडरेटर बहुत ही इफेक्टिवली काम करने वाला मॉडरेटर होता है। देखो बच्चों, अगर मान लो कि हमारे पास में एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन है, तो होता क्या है कि इससे पहले कि वो न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो पाए, अगर हमने मॉडरेटर यूज नहीं किया, तो जैसे वो फिजन, न्यूक्लियर फिजन के समय अगर न्यूट्रॉन वो एमिट आउट हो रहा है, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन एमिट आउट हो, तो ये जो न्यूट्रॉन है अभी स्लो डाउन नहीं हो पाया है, तो वो क्या करेगा कि तेजी से ना वो उस मटेरियल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर वो तेजी से मटेरियल के बाहर निकल गया स्लो डाउन होने से पहले ही, मतलब स्लो डाउन तो हो ही नहीं पाया ना उस मटेरियल के रीजन के अंदर, तो वो फर्दर न्यूक्लियर प्रोसेस नहीं करवा पाएगा। तो अगर हमें यूरेनियम 235 का फिजन चाहिए, तो हमको जो न्यूट्रॉन्स है वो हमें मॉडरेटर के द्वारा उसको हम स्लो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, और जिससे कि वो फर्दर जो यूरेनियम 235 के उसको न्यूक्लियस मिले तो वो फिजन करवा पाए। बच्चों, ये जो ऑर्डिनरी वाटर होता है ना, इसको हम लोग मॉडरेटर की तरह यूज़ नहीं कर पाते हैं, और उसका रीज़न ये है कि वो न्यूट्रॉन्स को ही एब्जॉर्ब करके बैठ जाता है। तो ऐसे केस में अब न्यूट्रॉन्स ही एब्जॉर्ब हो गए, उनके पास कोई एनर्जी ही नहीं बची, मतलब कि वो तो बिल्कुल मोशन ही नहीं कर रहे, तो अब वो फर्दर जो यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस है उसको स्प्लिट आउट नहीं करवा पाएंगे, है ना। अच्छा, तो हमने ये कहा कि जो हेवी वाटर है D2O, ये बना होता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन सा? 1H2, मतलब कि ड्यूटेरियम। बच्चों, जो साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल है, मतलब जिस मटेरियल का फिजन करवाना चाहते हैं वो साइज क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए। तो ये मटेरियल के साइज का मतलब क्या है? मतलब कि ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर यूरेनियम के न्यूक्लियस है बहुत सारे। तो ये जो सब्सटेंस का जो साइज है ना, वो साइज कुछ बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? एक क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो होगा क्या कि जो न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं ना, तो ये तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है, तो ये क्या होगा कि ये न्यूट्रॉन्स तुरंत जो है बाहर निकल के चले जाएंगे, और ये न्यूट्रॉन्स तो अलग अलग डायरेक्शन में फैलते हैं ना, तो हो सकता है कि इस पूरे सब्सटेंस का साइज ही इतना कम है कि किसी न्यूक्लियस से ये 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल के आए, तो ये न्यूट्रॉन को आगे जाकर के कोई न्यूक्लियस मिला ही नहीं यूरेनियम का तोड़ने के लिए। तो कम से कम सब्सटेंस इतना तो बड़ा हो कि जिसके अंदर यूरेनियम के पार्टिकल्स, यूरेनियम के जो न्यूक्लियस हैं वो बहुत सारे फैले हुए हों, तो जो न्यूट्रॉन निकले तो वो आगे जाकर के आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी यूरेनियम का फिजन कर पाए, है ना। तो इसीलिए हमने ये कहा है कि साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल शुड बी द साइज ऑफ क्रिटिकल साइज। अब बच्चों हम देखते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर के बारे में। ये जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है ना, उसको सिंबल दिया है हमने के। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर होता क्या है? तो ये रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है रेशियो, किसका रेशियो? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन का और रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन का। तो ये जो न्यूट्रॉन का लॉस कैसे होता है? तो देखो हुआ क्या कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन्स निकल के 3 बाहर आए, तो 3 न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हुआ ये कि ये न्यूट्रॉन आगे बढ़ा और इसको रास्ते में कोई भी यूरेनियम का न्यूक्लियस मिला ही नहीं फ्यूजन करने के लिए, और ये वाला जो न्यूट्रॉन है ना, ये भी आगे बढ़ा, इसको मिल गया न्यूक्लियस यूरेनियम का, यूरेनियम 235 का, जिसको वो फ्यूजन कर सके। और ये जो न्यूट्रॉन, तीसरा वाला न्यूट्रॉन है, ये आगे बढ़ा तो इसको अपने रास्ते में यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस मिल गया और इसने भी फिजन कर डाला। तो यहां पर हुआ क्या कि 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए, जिसमें से एक मिस हो गया और 2 जो न्यूट्रॉन है उन्होंने फिजन कर दिया, ठीक है। अब अगर इसी फॉर्म में प्रोसेस चलता रहा तो 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं, पर ये तीनों के तीनों फिजन नहीं करवा पा रहे, उसमें से 2 फिजन करवा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर तो ये चेन रिएक्शन आगे चलती रही। जब हमारा रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 के बराबर होता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 के बराबर कब होगा? जब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो ये मास है ना, वो क्रिटिकल मास है, और क्रिटिकल मास का मतलब ये है कि वो कैसे भी करके न्यूक्लियर रिएक्शन को आगे आगे चला पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। लेकिन अगर के की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब यहां पर रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, पर सेकेंड न्यूट्रॉन का लॉस ज्यादा हो रहा है और पैदा कम हो रहे हैं, तो चेन रिएक्शन चल ही नहीं पाएगी, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना। अच्छा, और अगर के इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि पर सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो रहा है और पर सेकेंड जो लॉस ऑफ न्यूट्रॉन है ना वो कम हो रहा है। तो ऐसे केस में तो चेन रिएक्शन वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्शन फैक्टर के है ना, तो वो हमको ये बताता है कि यहां पर जो साइज ऑफ मटेरियल आपने लिया है वो क्रिटिकल है, या क्रिटिकल से बड़ा साइज है, या क्रिटिकल से छोटा साइज है, ठीक है। अगर एक्सेलरेटेड कंडीशन में आगे बढ़ती है, इसका मतलब कि क्रिटिकल साइज से सब्सटेंस बड़ा है और चेन रिएक्शन रुक ही जाती है, तो इसका मतलब क्रिटिकल साइज से छोटा सब्सटेंस है, उसके अंदर यूरेनियम के न्यूक्लियसेस बहुत कम हैं, बहुत रेयर हैं। तो होता क्या है कि न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं पर वो सबके सब मिस कर रहे हैं, है ना। ओके, तो इस तरह से हम प्रोडक्शन फैक्टर के को समझ सकते हैं। तो बच्चों, फिर आज की फिजिक्स की पंचायत यहाँ पर पूरी करते हैं।